2011 में एक तिब्बती लड़की अचानक एक जापानी निर्देशक के कैमरे के सामने आई। उसे नहीं पता था कि यह आकस्मिक मुलाकात उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। उस लड़की, जापानी निर्देशक और एक अभिनेता के बीच 10 साल की दोस्ती ने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया। इससे पता चला कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी शुद्ध और खूबसूरत भावनाएं मौजूद है। उस लड़की का नाम सीमू था। 10 साल बाद जब सीमू और डोंगडोंग ने फिर से फोन पर बात की, तो सीमू अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसकी आंखों में चाहत के साथ साथ हिचकिचाहट भी थी। वह जानती थी कि अब वह पुराने दिनों में वापस नहीं जा सकती। फिर भी डोंगडोंग भाई उसके दिल में एक खास जगह रखते थे। 很少了，我觉得很厉害，佩服佩服。哦，好想去哦。厉害厉对，害。以后我们肯定有机会见的。2011 में प्रसिद्ध जापानी वृत्तचित्र निर्देशक ताकेउची रयो अपने चीनी जापानी मिश्रित अभिनेता डोंगडोंग के साथ खूबसूरत शांग्रीला गए। वे यांगत्जी नदी पर एक वृत्तचित्र फिल्माने वाले थे। जब वे पर्यटक स्थल में दाखिल हुए तो मोड़ पर उन्हें एक तिब्बती लड़की मिली जो एक छोटे मेमने को पकड़े पर्यटकों के साथ फोटो खिंचवाने का इंतजार कर रही थी। वह लड़की सीमू थी। उस समय वह अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी और उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सीमू को चौथी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने कभी दूर यात्रा नहीं की थी, इसलिए कैमरे के सामने वह थोड़ी घबराई हुई और संकोची लग रही थी। जब उसने शर्माते हुए अपना मास्क उतारा तो उसकी साफ आंखें और खूबसूरत चेहरा तुरंत डोंगडोंग का ध्यान खींच गया। उन्होंने उत्साह से सीमू के साथ फोटो खिंचवाई। उस समय सीमू को नहीं पता था कि यह आकस्मिक मुलाकात उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगी। 好，5块钱没零钱，有零钱吗？ सीमू ने डोंगडोंग को बताया कि वह हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटक स्थल के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों के साथ फोटो खिंचवाने का इंतजार करती है और एक बार में 15 रुपये मिलते हैं। लेकिन अंतर्मुखी और शर्मीली होने के कारण कभी-कभी वह पूरा दिन ठंडी हवा में खड़ी रहती थी और कोई भी पर्यटक उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाता था। दयालु डोंगडोंग ने तुरंत निर्देशक और कैमरामैन को बुलाया और तीनों ने बारी-बारी से सीमू के साथ फोटो खिंचवाई, जिससे सीमू को एक बार में 45 रुपये मिल गए। आभार व्यक्त करने के लिए सीमू ने खुशी से उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। सीमू के घर जाने के बाद डोंगडोंग तुरंत अनूठी सजावट से आकर्षित हो गए। सीमू का घर सादा लेकिन साफ सुथरा था और हर जगह गहरा जातीय माहौल था। सीमू की मां चीनी नहीं बोल सकती थी। वह बस पास बैठकर मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। निर्देशक ताकेउची रयो उस समय अभी चीनी सीख रहे थे, इसलिए सीमू के साथ सारी बातचीत डोंगडोंग ने की। उस दिन सीमू डोंगडोंग को मंदिर ले गई और उन्हें स्थानीय कई रीति रिवाजों का अनुभव कराया। 有点少。就是拜佛是不能戴帽子的嘛。 डोंगडोंग ने भी सीमू के कई सवालों के जवाब दिए। वे ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल अलग समानांतर दुनिया में रहते हो, लेकिन एक दूसरे के जीवन के बारे में बहुत उत्सुक थे। सीमू के लिए बाहर की दुनिया एक दूर की कहानी जैसी थी और सामने बड़े शहर से आए लोग बाहरी दुनिया से जुड़ने की खिड़की जैसे थे, जो बहुत रोमांचक था। जब सपनों के बारे में पूछा गया तो सीमू ने थोड़ा हैरान होकर मुस्कुराया। 现在的梦想是什么？ 我没有什么梦想，这我没想过。 जब बाहर की रंगीन दुनिया की बात आई तो सीमू को सबसे पहले शंघाई की याद आई। उसने डोंगडोंग से पूछा कि शंघाई यहाँ से कितना दूर है। डोंगडोंग ने बताया कि हवाई जहाज से 4 घंटे। सीमू ने पूछा कि हवाई जहाज में कितने लोग बैठ सकते हैं। डोंगडोंग ने जवाब दिया कि सबसे बड़े हवाई जहाज में एक बार में 400 लोग बैठ सकते हैं। 4个小时就能到？ 对啊， 不是吧？ 真的啊。 我不相信，飞不相信机里面能坐400个人。那天上是不是有那个飞机的路啊？ जब उसे पता चला
कि शंघाई की इमारतें 100 मंजिल से भी ऊंची हैं, तो त्सिमू आश्चर्य से अवाक रह गई। 上海最高的100多， 100多，就是我是说这样一楼一楼的，对啊， 100多，对啊，哇，不可能吧？真的，那怎么做出来的？真的，你怎么不相信呢？真的，我们带你去上海，然后就给你看高楼，然后我们一起坐电梯，怎么样？我不用，真的，我没有骗你。我不用。 त्सिमू की आंखों में चाहत और लालसा को भांपकर निर्देशक की अनुमति लेने के बाद डोंगडोंग ने त्सिमू को शंघाई ले जाने का फैसला किया। यह प्रस्ताव सुनकर त्सिमू की आंखें चमक उठी। वह उत्साहित थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब वह परिवार से सलाह लेने के लिए घर गई तो साफ मना कर दिया गया। त्सिमू के चाचा युवावस्था में बाहर गए थे और बाहरी दुनिया की जटिलता को जानते थे, इसलिए वे चिंतित थे कि भतीजी को बुरे लोगों का सामना न करना पड़े और वह रंगीन दुनिया से आकर्षित न हो जाए। इसके अलावा उस समय त्सिमू के माता पिता ने पहले ही उसकी शादी तय कर दी थी और उसे 18 साल की होते ही एक तिब्बती युवक से शादी करनी थी, जिससे वह कभी नहीं मिली थी। पारंपरिक तिब्बती अविवाहित महिलाओं के लिए शादी से पहले बाहर जाना उचित नहीं था। मना करने का जवाब पाकर त्सिमू बहुत निराश हुई। अगले दिन फिल्म टीम को रवाना होना था। घर के सामने विदाई देती त्सिमू की आंखें लाल और आंसुओं से भरी थी। वह जाने को तैयार नहीं थी और उसकी आंखों में दुख और विदाई का दर्द भरा था। निर्देशक ताकेउची रयो और डोंगडोंग के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती, ऐसा लग रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 1 महीने बाद स्थिति में बदलाव आया। त्सिमू की मां बेटी के दिल के दर्द को सहन नहीं कर सकी और आखिरकार उसने चाचा को मना लिया। अंततः मां के साथ त्सिमू उत्साह के साथ शंघाई जाने वाले हवाई जहाज पर बैठी। डोंगडोंग हवाई अड्डे पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और दोनों ने पुराने दोस्तों की तरह उत्साह से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। भीड़भाड़ वाले स्टेशन पर पारंपरिक पोशाक में त्सिमू और उसकी मां एक खूबसूरत नजारा बन गई थी। फिर डोंगडोंग ने त्सिमू को सबवे में बिठाया। पहली बार सबवे देखकर त्सिमू उत्साहित होकर चारों ओर देखने लगी। सबवे से बाहर निकलने के बाद डोंगडोंग त्सिमू को शंघाई के सबसे व्यस्त स्थान पर ले गए। आखिरकार 100 मंजिला ऊंची इमारत को देखकर त्सिमू ने ऊपर देखा और आश्चर्य से भर गई। जब वे पारदर्शी लिफ्ट में 100 मंजिल से ऊंची इमारत पर चढ़े तो त्सिमू उत्साह से कांप रही थी। डोंगडोंग ने उसे आंखें बंद करने को कहा और धीरे से खिड़की के पास ले गए। सामने का दृश्य देखकर त्सिमू उत्साह से अवाक रह गई। 不可能吧？太漂亮了！ पारदर्शी लिफ्ट के बाद दोनों शंघाई बुंद की ओर चले। त्सिमू की उत्साहित अभिव्यक्ति देखकर डोंगडोंग गहराई से द्रवित हो गए। उन्हें अपने गांव से पहली बार जापान जाने की भावनाएं याद आ गईं। त्सिमू की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी। पलक झपकते ही शंघाई की यात्रा समाप्त हो गई। शांग्रीला लौटने के 3 महीने बाद फिल्म टीम को त्सिमू का एक पत्र मिला। पत्र में उसने निर्देशक ताकेउची रयो, डोंगडोंग और कैमरामैन भाई का एक-एक करके धन्यवाद किया। उसने कहा कि यह शंघाई यात्रा उसके जीवन की सबसे खूबसूरत याद है। त्सिमू ने यह भी बताया कि बचपन में उसने बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़कर संगीतकार बनने का सपना देखा था, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब उसका एक नया सपना है। वह अपने गांव में एक छोटा होटल खोलना चाहती है। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। एक नया वृत्तचित्र फिल्माने के लिए बिना पूर्व सूचना के निर्देशक ताकेउची रयो फिर से शांग्रीला आए। 10 साल पहले की याद के सहारे उन्होंने वह गांव ढूंढ लिया
जहां त्सीमू रहती थी, लेकिन उस समय का त्सीमू का घर गायब हो गया था। एक छोटी लड़की ने जिस दिशा की ओर इशारा किया, उसे देखकर निर्देशक तुरंत चौंक गए। उसका परिवार होटल चला रहा था। त्सीमू ने पत्र में जिस सपने का जिक्र किया था, उसे याद करके निर्देशक को विश्वास नहीं हो रहा था। और भी दिल छू लेने वाली बात यह थी कि त्सीमू के होटल का नाम उस अंग्रेजी बोर्ड से लिया गया था जिसे उसने पहली बार शंघाई जाने पर देखा था। निर्देशक होटल में दाखिल हुए तो उन्हें लगा कि यह होटल निश्चित रूप से वही घर है जहां वे पहले गए थे, लेकिन बदलाव इतना बड़ा था कि वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूरा होटल बहुत खूबसूरती से नवीनीकृत किया गया था। पुरानी क्लासिक शैली को बनाए रखते हुए यह बहुत साफ सुथरा और सांस्कृतिक और सौंदर्य आकर्षण से भरा था। 10 साल बाद की मुलाकात थी, लेकिन त्सीमू ने दरवाजे में घुसते ही निर्देशक और कैमरामैन को एक नजर में पहचान लिया। वह बहुत अधिक परिपक्व दिख रही थी, लेकिन फिर भी खूबसूरत और उज्जवल अभिव्यक्ति के साथ। त्सीमू ने उत्साहित होकर निर्देशक को गले लगाया। महामारी के कारण अभिनेता डोंगडोंग साथ नहीं आ सके। संक्षिप्त अभिवादन के बाद त्सीमू ने निर्देशक को अपने होटल का 11月底开业的时候 परिचय 也疫情比较严重嘛，就没什么客人。然后就是刚好过年的时候，那段时间就比较好一些，就游客就比较多。然后又是一起，然后就五一这段时间就比较好，就稍微好一些了。来这边请。他变了，来这边请。陈说说话真的变了，说话变了，真的吗？真的，以前不敢说话，现在说话说的，老板，带我上。来这边请。走，你先走，哎呀，太感动了，快哭了。यह होटल पिछले साल ही खुला था। शंघाई यात्रा के बाद त्सीमू को होटल खोलने का विचार आया। उसके बाद के 10 सालों में उसने कई गेस्ट हाउस में काम किया और होटल प्रबंधन सीखा। पिछले साल आखिरकार उसने फैसला किया और रिश्तेदारों और बैंक से पैसे उधार लेकर होटल खोला। जब निर्देशक को पता चला कि कमरों की सभी सजावट त्सीमू ने खुद डिजाइन की है, तो वे बहुत हैरान हुए। त्सीमू ने निर्देशक को यह भी बताया कि 10 साल पहले शंघाई यात्रा के माध्यम से उसे पहली बार पता चला कि कमरों में निजी बाथरूम और फ्लोर हीटिंग हो सकता है। चतुर त्सीमू ने इन सभी विचारों को अपने होटल में लागू किया। स्थानीय जातीय विशेषताओं को बनाए रखते हुए उसने कई आधुनिक शहरी शैली शामिल की, इसलिए उसका होटल शांग्रीला में बहुत लोकप्रिय है। कभी की शर्मीली लड़की को अब सक्षम और परिपक्व होटल प्रबंधक के रूप में विकसित होते देखकर निर्देशक और कैमरामैन गहराई से द्रवित हुए। इस समय नीचे की मां ने आवाज सुनी और उत्साहित होकर जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर स्वागत करने आई। आश्चर्यजनक रूप से कुछ भी कहने से पहले ही मां उत्साह से रोने लगी। यह देखकर निर्देशक और कैमरामैन भाई की भी आंखें नम हो गई। पूरे 10 सालों की इस दोस्ती ने सभी के दिलों में एक गहरी और खूबसूरत छाप छोड़ी थी। जब त्सीमू ने फिर से 17 साल की उम्र की तरह कैमरे के सामने छोटे मेमने को पकड़ा, तो निर्देशक थोड़े भावुक हो गए। 10 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया था। 对，他就说他永远都忘不了那个，就特别感谢你们上次。他就说他这一生中就是过过最舒服的日子，就是跟你们一起去上海的时候，他就是做梦都没想到可以跟你们一起去上海嘛，就我们一下子都没有想过。彼女たちにとって一生で一番の思い出。そのきっかけは外の世界を見たいという彼女の純粋な思いを聞いたことだった。अब का शांग्रीला भी बहुत बदल गया था। पर्यटन उद्योग के विकास के कारण लोग अब केवल फोटो खिंचवाकर ही नहीं, बल्कि तिब्बती पोशाक किराए पर देकर और घुड़सवारी के सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करके भी पैसे कमा सकते थे। जिन चाचा ने कभी त्सीमू की शंघाई यात्रा का जोरदार विरोध किया था, वे अब पर्यटन उद्योग के प्रभारी बन गए थे। उस समय की बात करते हुए चाचा ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ मजाक में कहा कि शंघाई की बात ही क्या, अब तो वे त्सीमू को विदेश जाने की भी अनुमति देंगे। 当时记得吗？你反对他去上海。
对对对，是的，是的。今天2个犯人。现在不防罪了，这他把你们带过去了。特别正常。对，现在的话，我们几个我们也突然来的人，对啊，不知道是坏人，对吧？一是我们坏人的话，有问题。别说了，现在在上海，你现在在国外，我也欢迎，是吧？真的，是国外欢迎。我真的，你带到国外的我们欢迎。思想完全变了。所以变化是特别大的。महत्वपूर्ण मेहमानों का स्वागत करने के लिए सीमू ने घर का सबसे स्वादिष्ट खाना तैयार किया। खाने के दौरान कैमरामैन यांगलिन ने सीमू को बताया कि वास्तव में उस समय उसे शंघाई ले जाने को लेकर चिंता थी। उन्हें डर था कि सीमू रंगीन दुनिया से आकर्षित होकर अपना शुद्ध और सरल दिल खो देगी और अपने छोटे गांव में रहना नहीं चाहेगी। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत थी। बड़े शहर की समृद्धि देखने के बाद सीमू ने न केवल अपने गांव से और अधिक प्यार किया, बल्कि अपने गांव को बड़े शहर जैसा अच्छा बनाने का विचार भी किया। 喜不喜欢香格里拉？喜欢呀。喜欢。对。喜欢在。每个人都很喜欢自己的家乡。अब की सीमू अपने जीवन से बहुत संतुष्ट है। उसने न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि उसके 2 प्यारे बेटे भी हैं। निर्देशक से अलग होने के अगले साल उसने परिवार की व्यवस्था के अनुसार उस तिब्बती युवक से शादी की जिससे वह कभी नहीं मिली थी। पति साल भर बाहर काम पर रहते हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सीमू अकेले संभालती है। मजबूत और खूबसूरत सीमू इस बारे में कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन अपनी बहन की बात करते समय उसकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या झलकती है। 父母决定的呀。啊？父母。父母决定了。对对。哦。怎么决定？就是父母打听的那种嘛。嗯。就是说那边好像有个小伙子，就给你找过来这样子。就定了。嗯。所以你结婚之前没见过吗？没见过。没见过。嗯。那如果长得丑的话怎么办？这个就看吧。看吧。哦。那你妹妹呢？妹妹也要，就是不能自己决定。她可以啊，现在不是已经10年后了吗？哦。我们10年前跟那个，哎。妹妹可以随便谈恋爱。对。不行。我不是不行，我17岁，我什么都不知道。哦，就已经决定了。被安排好了。对。केवल 10 साल बीते थे, लेकिन बहन की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग थी। बहन ने न केवल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, बल्कि माता पिता द्वारा शादी की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। जब छोटी बेटी ने कहा कि वह 30 साल की होने के बाद भी शादी नहीं करना चाहती, तो पास बैठी मां ने विरोध करने के बजाय मुस्कुराते हुए उसके फैसले का सम्मान करने की बात कही। कहानी के अंत में सीमू ने फिर से अपनी पसंदीदा पारंपरिक पोशाक पहनी और निर्देशक को 10 साल पहले पहली मुलाकात की जगह पर ले गई। सामने का दृश्य देखकर दोनों गहरी भावनाओं से भर गए। यहां उन्हें केवल डोंगडोंग भाई की याद आ रही थी। सीमू के मन की बात भांपकर निर्देशक ने तुरंत अपना फोन निकाला और दूर जापान में डोंगडोंग को वीडियो कॉल किया। सीमू ने तुरंत सिर झुका लिया और नजरें हटा ली, लेकिन अंततः फोन नहीं लगा। 10 साल पहले के खूबसूरत दृश्य एक एक करके दिमाग में घूम गए और सीमू अचानक दुखी होकर मुड़ी और रो पड़ी। कोई नहीं जानता कि जब लड़की पहली बार प्यार को जानने की उम्र में होती है, तो एक अजनबी के आने से उसके दिल में कैसी खूबसूरत धड़कनें होती है। लेकिन ऐसी चाहत और प्रेम की भावनाओं को लड़की की याद में गहराई से दबा दिया जाना था। सीमू के दिल की गहराई में पछतावे को भांपकर निर्देशक ने जाने से पहले आखिरकार डोंगडोंग को फोन किया। अभी कुछ बोले भी नहीं थे कि दोनों की आवाज में उत्साह झलक रहा था और वे थोड़ी देर के लिए शब्दहीन हो गए। जैसे ही सीमू ने स्क्रीन पर डोंगडोंग को देखा, उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे।
对啊，昨天。10 साल का समय लंबा भी लगता है और छोटा भी। यह किसी इंसान को एक मासूम लड़की से, जो कभी एक मेमना पकड़कर फोटो खिंचवाने का इंतजार करती थी, एक परिपक्व और सक्षम होटल प्रबंधक में बदलने के लिए काफी है। त्सिमू की सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि चाहे 10 साल पहले हो या 10 साल बाद, उसने कभी अपनी सच्चाई और मासूमियत नहीं खोई। बाहरी दुनिया कितनी भी बड़ी या चमकदार क्यों न हो, उसने हमेशा अपने दिल की सादगी, दया और स्वतंत्र आत्मा को बनाए रखा। आज के समाज में उसकी यह पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत मूल्यवान और दुर्लभ लगती है। इसके बाद त्सिमू न केवल डोंगडोंग से फिर मिली, बल्कि जापान में निर्देशक ताकेउची रयो द्वारा आयोजित रियूनियन यांगतजी फिल्म प्रीमियर में भी शामिल हुई। उसने जापान के होटलों का दौरा किया और जैसे शंघाई यात्रा के समय वहां के आधुनिक सुविधाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। हर कमरे में बाथटब और स्मार्ट टॉयलेट थे और उसे खुले में गर्म पानी के झरने ऑनसेन में खास दिलचस्पी थी। यह जापान की यात्रा उसके लिए सीख और प्रेरणा से भरी हुई थी।